हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे हमने एस्टेट टीजीटी साइंस की सीरीज स्टार्ट की हुई है ना, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो देखो, एस्टेट में ये वाली जो यूनिट है ना, वो आपकी रहेगी क्लास 9th की। तो ये आपका टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 9th 10th है वो टीजीटी में भी आती है, और जो 9th है 9th 10th तक का जो सिलेबस है वो आपका पीजीटी में भी आता है। तो ये वाली जो यूनिट रहेगी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वो दोनों के लिए एस्टेट टीजीटी साइंस और एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री दोनों के लिए इक्वल इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो चीज पूछी जाती है उनको हम अच्छे से देखेंगे, बाकी पूरी यूनिट है उसका हम एक बार डिस्कशन करेंगे कि अगर वहां से कुछ भी आए तो आपका स्किप ना हो। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो क्या है इस यूनिट में, देखो। Ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter। कि जो एंशियंट इंडियन होते हैं, इंडियन थे, और जो ग्रीक फिलोसफर थे, उनके मन में हमेशा ये हैरानी रहती थी कि जो वो फॉर्म ऑफ मैटर जो हमें दिखाई नहीं देती है। द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वाज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया। जो ये डिविजिबिलिटी का आइडिया है ना, ये बहुत पुराना है इंडिया में, अराउंड 500 BC। तो इतने साल पुराना है ये। An Indian philosopher महर्षि कन्नड़ postulated that if we go on dividing matter, कि अगर हम मैटर को डिवाइड करेंगे तो हम क्या करेगा, हमें वहां से क्या मिलेंगे, स्मॉल पार्टिकल्स मिलेंगे। तो ये किसने बताई थी, महर्षि कन्नड़ ने ये बात बताई थी। तो ultimately a time will come when we shall come across the smallest particle beyond which further division will not possible। तो जब हम डिवाइड करते चले जाएंगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जिसके बाद वो डिवीजन है वो पॉसिबल नहीं होएगा। ये वाली चीज किसने बताई थी, महर्षि कन्नड़ ने बताई थी कि जो मैटर होगा ना, जो पदार्थ होता है, उसको हम डिवाइड करेंगे स्मॉल पार्टिकल में। तो जब हम उसको डिवाइड करते चले जाएंगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा जिसके बाद उसका फर्दर डिवीजन है वो पॉसिबल नहीं होगा। ही नेम्ड दीज पार्टिकल परमाणु। तो जब वो डिवीजन है वो पॉसिबल नहीं होगा, तो वहां पे हमें एक पार्टिकल मिलेगा, उसको उसने क्या नाम दिया, परमाणु। अनदर इंडियन फिलोसफर पाकुदा कटायामा elaborated this doctrine and said that these particles exist in combined form which gives us various form of matter। तो जो दूसरा जो फिलोसफर था ना, ये वाली चीजें हमें बताई थी महर्षि कन्नड़ ने। तो दूसरा जो फिलोसफर था पाकुदा कटायामा, तो उसने हमें बताया कि ये वाले जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं होते, वो कंबाइन होके हमें क्या देते हैं, मैटर को देते हैं। तो अराउंड द सेम इरा एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस एंड Leucippus suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particle obtained cannot be divided further। तो यही वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि हम ग्रीक फिलोसफर ने भी सेम चीज बताई कि अगर हम मैटर को डिवाइड करेंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी जिसके बाद वो डिवाइड होना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। डेमोक्रेटिस कॉल्ड दीज इंडिविजुअल पार्टिकल एटम। तो डेमोक्रेटिस ने इन पार्टिकल को क्या नाम दिया, एटम्स। उन्होंने क्या बोला था, परमाणु। इंडियन फिलोसफर थे तो उन्होंने हिंदी में इसको परमाणु बोला था, और इन्होंने इंग्लिश में इसको क्या नाम दिया, एटम्स का नाम दिया है। All this was based on philosophical consideration and not much experiment work to validate these ideas could be done till 18th century। 18वीं शताब्दी तक जो भी ये चीजें कही गई थी ना, ये बस वैसे ही मीन्स कंसिडरेशन थी, मीन्स मान्यता थी। इस पे कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था। लेकिन बाय द एंड ऑफ 18th century, जैसे ही 18th century का एंड आया, scientists recognize the difference between the element and compound and naturally become interested in finding how and why element combine and what happens they combine। तो जैसे ही देखो 18th century तक जो भी ये बातें कही गई थी ना, जो महर्षि कन्नड़ ने बोला था कि ये पार्टिकल, जो एक लास्ट में जो पार्टिकल बचेगा उसको हम परमाणु बोलेंगे, और जो इन्होंने ग्रीक फिलोसफर्स ने बोली थी, ये सारी चीज किस पे बेस्ड थी, कंसिडरेशन पे, मान्यताओं पे बेस्ड थी। यहाँ पे कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था। लेकिन जैसे ही 18th century का एंड आया, तो साइंटिस्ट है ना, उन्होंने पहचानना शुरू किया कि एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं। जब वे दोनों कंबाइन होते हैं तो क्या होता है। एंटोनी एल लेवोजियर लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस बाय एस्टेब्लिशिंग टू इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो दो लॉ दिए थे केमिकल कॉम्बिनेशन के, किसने दिए थे, एंटोनी एल लेवोजियर ने दिए थे। तो यहाँ पे देखो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या है, सबसे फर्स्ट जो लॉ है वो क्या है, The following two laws of chemical combination were established experiment much by L. Lavoisier and Joseph L. Proust। तो एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने ये ला दिए थे। जो सबसे पहला ला था इनका क्या था, देखो दो ला दिए थे, किसने,
लेवोजियर ने। और दो लॉ में से जो फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या कहा गया कि जो हमारे पास मास होएगा ना, ना तो उसका लॉस होता है और ना ही वो बनता है, कि जितना मास हमने, जैसे रिएक्शन में हमने रिएक्टेंट में जितना मास हमने लिया है, प्रोडक्ट में हमें उतना ही मास मिलेगा। मतलब क्या कि जो मास है वो कांस्टेंट रहेगा, वो रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो क्या बताया उसने, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो वो मास बनेगा, मान के चलो हमने यहाँ पे 100 ग्राम मास लिया रिएक्टेंट का, तो वहां पे जो प्रोडक्ट होगा ना, वहां पे भी टोटल जो मास मिलेगा में हम वो 100 ग्राम ही मिलेगा। ना तो वो कम होके हमें 80 ग्राम मिल सकता और ना हमें ज्यादा होके वो 110 ग्राम मिल सकता। तो इसीलिए बोला गया कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये वाला लाइन उन्होंने दिया था। इसके लिए इन्होंने एक्टिविटी दी है एक, क्या है इस एक्टिविटी में, कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट को मिलाया गया। कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट को मिलाया गया। उसके बाद बेरियम क्लोराइड को और सोडियम सल्फेट को मिलाया गया। उसके बाद लेड नाइट्रेट को और किसको मिलाया गया, सोडियम क्लोराइड मीन्स NaCl को मिलाया गया। तो ये 3 रिएक्शन इसमें हमें दी गई हैं, ये मिलाना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि प्रिपेयर सेपरेट ये 5% सोल्यूशन ऑफ एनी वन पेयर लिस्टेड एक्स एंड वाई। तो इनमें से एक पेयर कोई भी आप अपनी चॉइस का लो, उसको एक फ्लास्क में डालो। टेक ए लिटिल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन वाई इन ए कोनिकल फ्लास्क। एक कोनिकल फ्लास्क है, उसमें देखो ये तो हमने ले लिया एक्स का सोल्यूशन, ये वाला सोल्यूशन हमारे पास अगर हमने y का लिया है, तो एक कोन हमने लेके और उसमें क्या ले लिया, एक x का सोल्यूशन ले लिया। उसके बाद हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क, उसको हमने फ्लास्क में डाल दिया, सी द सोल्यूशन डू नॉट गेट मिक्स्ड। तो अब हमने देखना है कि जो सोल्यूशन है वो मिक्स नहीं हुआ होगा, पुट ए कोर हमने कोक दी है। तो इसका मतलब क्या है कि जितना मास हमने पहले लिया था, अब उतना ही मास है वो बाद में रहा होगा, उसमें मास में कोई भी चेंज नहीं आया होगा। तो ये रिएक्शन देखो, क्या पता यहाँ से ही आ जाए। तो अगर यहाँ से हमें बताना हो तो क्या मिलेगा हमें पास, फर्स्ट रिएक्शन में हमें Na2SO4 और CO3 मिलेगा। सेकंड में हमें BaSO4 और NaCl मिलेगा। बैलेंस आप इसको कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमें PbCl2 और NaNO3 मिलेगा। बैलेंसिंग आप इसकी देख सकते हो, ठीक है। तो ये वाली चीजें यहाँ से हमें मिलने वाली है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हमने क्या देखा कि हमने फ्लास्क को जब बंद किया है, तो वे द फ्लास्क, हमने इसका वे करना है। तो हमने क्या देखा, नाउ टिल 10 swirl द फ्लास्क सो दैट द सॉल्यूशन एक्स एंड वाई मिक्स्ड। पहले हमने इसको ऐसे लटकाया था कि सॉल्यूशन मिक्स ना हो। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको उड़ेल दिया, उल्टा किया और सॉल्यूशन है वो मिक्स हो गया। व्हाट हैपेंस इन द रिएक्शन फ्लास्क, डू यू थिंक द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, व्हाई शुड वी पुट ए कॉर्क ऑन द माउथ ऑफ द फ्लास्क। तो हमने कॉर्क क्यों लगाई, क्योंकि वहां से कोई मास है वो चेंज ना हो। तो यहाँ पे क्या है, डज द मास ऑफ फ्लास्क ऑफ एंड इट्स कंटेनेंट चेंज, के क्या वहां पे मास चेंज हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, कि मास ना तो क्रिएट कर सकते हम, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन में। मास को हम ना तो बना सकते हैं कि ना तो प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट से ज्यादा हो सकता है और ना ही प्रोडक्ट का मास है वो रिएक्टेंट से कम हो सकता है। वो हमेशा ही क्या रहेगा, इक्वल रहेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में। उसके बाद ये था क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो इसका सेकंड लॉ है वो क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या है, देखो मैं वैसे आपको समझाऊं तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि जैसे हमने लिया H2O, तो अगर हम इसकी जो प्रोपोर्शन है वो मॉलिक्यूल के केस में देखेंगे, तो हमें पता चला कि 2 मॉलिक्यूल हमने हाइड्रोजन के लिए है और 1 मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन का लिया है। तो ये वाली जो प्रोपोर्शन है ना, हमेशा ये रहेगी। हो सकता है कि इसका हम ऊपर नीचे कैसे करें कि यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर दे तो 4:2 हो जाए, लेकिन वापस से कट करके ये वापस से हमें क्या मिलेगा, ऐसे करके 2:1 मिलेगा, ठीक है। अब यही चीज हम मास की टर्म में देखें, तो मास की टर्म में हमने लिखा यहाँ पे H और यहाँ पे ऑक्सीजन हमने लिखा। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है और यहाँ पे कितने हैं, 2। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 8।
सॉरी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और इसका मास कितना होता है 16 ग्राम। तो इनका रेशियो हमने लिया तो यहाँ पे कट करके क्या आया 1:8। तो जब भी हमें पानी बनाना होगा ना तो हमारा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो होगा वो 1:8 और जो मोलिक्यूल का रेशियो होगा वो होगा 2:1। तो यहाँ पे इन्होंने यही बोला था कि अगर हमारे को कोई कंपाउंड बनाना है ना तो वहां भी एक स्पेसिफिक कंपाउंड के लिए जो प्रोपोर्शन रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ये वाली चीज इन्होंने बताई थी। Lavoisier, along with other scientists, noted that many compounds were composed of 2 or more elements। तो हमने देखा कि जैसे हाइड्रोजन, ये H2O एग्जांपल हमने लिया, ये किससे बना, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो जो कंपाउंड होते हैं सेम एलिमेंट इज कंपाउंड द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन। तो उनमें जो प्रोपोर्शन रहेगी ना एलिमेंट की वो सेम रहेगी, इस इरिस्पेक्टिव ऑफ वेयर द कंपाउंड केम फ्रॉम एंड हु प्रिपेयर इट। तो ये देखो H2O आप बनाओ मैं बनाऊं, किसी का भी H2O हो ना, चाहे वो नदी का हो चाहे वो समुद्र का हो, H2O ही रहेगा ना। तो जो प्रोपोर्शन है वो तो 2:1 की रहेगी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, और जो मास की रहेगी 1:8 रहेगी, पानी कहीं का भी हो। यही चीज इसमें बताई गई कि चाहे जो भी एलिमेंट जो भी कंपाउंड बनाया जाएगा ना तो वो उसने कैसे भी प्रिपेयर किया हो, लेकिन जो उसकी प्रोपोर्शन रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। तो इन्होंने भी वाटर का एग्जांपल लेके समझाया है। इन केस ऑफ वाटर, जो मास ऑफ हाइड्रोजन होगा और मास ऑफ ऑक्सीजन होगा वो हमेशा ही 1:8 होगा, जैसे मैंने आपको अभी निकाल के दिखाया। सोर्स ऑफ वाटर कुछ भी हो, चाहे वो हमारे पास नाली से आया हो चाहे हमारे पास नल से आया हो, कहीं से भी आया हो, तो उसका जो हमेशा जो फॉर्मूला रहेगा यही रहेगा। इफ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज, अब हमने 1 + 8 लिखा, टोटल कितना हुआ 9 ग्राम वाटर का, तो टोटल 9 हुआ। तो अगर 9 ग्राम वाटर का डिकम्पोज होगा ना तो वहां पे हमेशा ही हमें 1 ग्राम तो क्या मिलेगी हाइड्रोजन और 8 ग्राम हमें क्या मिलेगी ऑक्सीजन। यही चीज बताई गई है यहाँ पे, ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया है। अब सेकंड जो इसमें एग्जाम्पल दिया गया है किसका, NH3 का एग्जाम्पल दिया गया है, एमोनिया का। जो एमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 का होता है। अब इन्होंने मास का ही दिखाया, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इसका मास कितना होएगा 14। हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका जो मास का रेशियो रहेगा 14:3। तो यही इन्होंने बताया है कि जो 14:3 मीन्स क्या कि मास का जो रेशियो है वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, और मोलिक्यूल्स का अगर रेशियो देखो तो 1:3 हमेशा ही इसका ये रेशियो रहेगा। उसके बाद दिस led to the law of constant proportion। तो यहीं से हमें कौन सा लॉ का पता चला, constant proportion का, which is also known as the law of definite proportion। this law state by Proust, ये लॉ किसने दिया था, प्रोस्ट ने। इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। तो जो एलिमेंट होंगे ना वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में होंगे बाय मास, मास के द्वारा, तो उनकी जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी। अब इसके बाद जो सेकंड जो प्रॉब्लम आई साइंटिस्ट को क्या आई, was to give appropriate explanation of these laws। अब इनकी एक्सप्लेनेशन देनी थी, ये एक प्रॉब्लम बन के आ चुकी थी। ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन प्रोवाइडेड बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। तो जब डाल्टन की थ्योरी आई, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन के आता है, इनकी जो ये है ना इन्होंने जो जो कंसिडरेशन दी थी यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो इन्होंने क्या बोला, डाल्टन पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर व्हिच वाज जस्ट ए फिलोसफी। तो पहले जिस चीज को बस एक माना जाता था ना, फिलोसफिकल माना जाता था कि लास्ट में एक स्टेट ऐसी आएगी जहाँ पे एटम डिवाइड नहीं होगा। अब इन्होंने क्या किया, इसने इसी आइडिया पे काम किया। ही टुक द नेम एटम्स, और इन्होंने एटम्स के नेम को चुना। जैसे हमने देखा था कि वहां पे हम उनको परमाणु नाम दिया था इंडियन साइंटिस्ट ने, और ग्रीक फिलोसफर ने इसको नाम दिया था एटम्स। तो उसने एटम्स को चुना एंड सेड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर एटम, और बोल दिया कि मैटर होगा ना उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या रहे होंगे, एटम रहे होंगे। और ये किस पे बेस्ड थी इसकी थ्योरी, तो पूछा जा सकता है कि जो डाल्टन की थ्योरी थी वो किस पे बेस्ड थी, वो बेस्ड थी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड थी। ठीक है, फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ये वाली चीज भी याद रखिए, दो ही लॉ है। डेफिनेट मास में क्या है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि मास चेंज नहीं होगा। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में क्या है कि मास है वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर एक हमने कंपाउंड लिया है ना तो वो कंपाउंड किसी ने भी बनाया वो मैटर नहीं करेगा, वहां पे जो ओवरऑल मास है वो कांस्टेंट रहेगा। अब डाल्टन थ्योरी ने क्या बोला था कि वेदर एन एलिमेंट ए कंपाउंड और ए मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल एटम, कि चाहे कोई कंपाउंड हो चाहे कोई मिक्सचर हो वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है, और उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। उसके बाद क्या है, ऑल मैटर इज मेड, देखो ये वाली पोस्टुलेट इन्होंने दी थी और इन्हीं से क्वेश्चन भी आता है कई बार। तो क्या है फर्स्ट पोस्टुलेट, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। ये तो बात हो गई कि जितने भी एटम होते हैं, मैटर होता है वो टिनी पार्टिकल से बन के बना होता है जिससे हमें बोलते हैं एटम।
एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल, जो एटम होते हैं वो इंडिविजिबल पार्टिकल होते हैं। तो देखो ये वाली चीज आपने नहीं माननी कि हम तो इनको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड कर सकते हैं। ये हमें किसके बेसिस पे अजम्पशन दिए गए हैं, डाल्टन की थ्योरी पे। तो पजल नहीं होना है, जो डाल्टन की थ्योरी के लिए पूछा जाएगा ना वो हमें डाल्टन की थ्योरी को ही बताना है। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एटम इन एन गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जो एटम होंगे ना गिवन एलिमेंट के, वो मास और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होंगे, सेम होंगे। अब हाइड्रोजन का एलिमेंट हमने ले लिया, तो इसका अगर हम कोई भी एटम लेंगे ना जो ये एटम में डिवाइड होगा, तो सारे जो एटम की प्रॉपर्टी है वो भी सेम रहेगी। और डिफरेंट एलिमेंट हैं तो उनका मास भी डिफरेंट रहेगा और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी अलग रहेगी। जैसे मैं ऑक्सीजन लूं तो इसके एलिमेंट, इसके जो एटम्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी अलग होगी, हाइड्रोजन के एटम की प्रॉपर्टी अलग होगी। उसके बाद एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। तो यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शन नहीं आएगी, हमेशा ही जो एटम कंबाइन होंगे ना तो वो होल नंबर की फॉर्म में, कंप्लीट नंबर की फॉर्म में होंगे। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। जो नंबर होगा और जो एटम के टाइप होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। एग्जांपल के लिए हमने H2O का देख लिया कि 2 हाइड्रोजन आएंगे और 1 ऑक्सीजन आएंगे। अब हम यहाँ से नाइट्रोजन मिला के वाटर है वो नहीं बना सकते, तो ये वाली चीज है वो फिक्स रहेगी। उसके बाद यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, देखो इन रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, 5.3 ग्राम है सोडियम कार्बोनेट का, रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। इन दोनों ने रिएक्ट करके हमें बनाया है क्या, हमें प्रोडक्ट मिला है 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, प्लस में क्या मिला है 0.9 ग्राम मिला है हमें वाटर का, और 8.2 ग्राम हमें मिला है सोडियम इथेनोएट का। तो ये वाली चीज आप लिख लेना अपने लेवल पे। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है एक बार वो हम देख लेते हैं। शो दैट दीज बिहेव्स द मास, हमें बताना कि मास वाला जो नियम है ना उसको ये फॉलो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं। तो देखो हमने क्या बोला था कि रिएक्टेंट का मास है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल रहेगा अगर वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का फॉलो करेगा। तो इन दोनों ने मिलकर ये बनाए हैं, तो ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 11.3 ग्राम, और इसको ऐड करोगे तो आप ये भी आएगा 11.3 ग्राम। तो अगर मास इक्वल है तो ये लॉ ऑफ जो कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको फॉलो करेगा। तो ये चीज हमसे पूछी मिलेगी यहाँ पे। तो क्या बोला गया है यहाँ पे कि इन ऑब्जर्वेशन से हमें बताना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो लागू होगा यहाँ पे, तो हमने बता दिया कि लागू होगा। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8 है टू फॉर्म वाटर, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस शुड बी रिक्वायर्ड टू 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब 3 ग्राम के लिए देखो 1 ग्राम के लिए कितने ग्राम है वो, हमें 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए हमें 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए है। तो हमसे कितने के लिए पूछा है, 3 ग्राम के लिए। तो सिंपल बात है कि 3 ग्राम के लिए हमें कितने ग्राम है वो चाहिए होगी, ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो 8 मल्टीप्लाई 3 ग्राम चाहिए होगी। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा, 24 ग्राम ऑक्सीजन है वो हमें चाहिए हो। उसके बाद विच पोस्टुलेट ऑफ एटॉमिक थ्योरी रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या है कि जो नंबर ऑफ एटम्स है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। उसके बाद विच पोस्टुलेट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे भी सेम चीज रहेगी कि जो एटम्स होते हैं वो क्या होंगे, डेफिनेट रेशियो रहेगा उनका। ये चीज ये डिसाइड करेगी कि वहां पे हमारे पास जो एटम है वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में होंगे मास के द्वारा, और उनका जो मास है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम रहेगा, तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो करेंगे। उसके बाद क्या है कि एटम क्या होगा, कितने बड़े ये एटम्स हैं वो होते हैं। एटम हम किसको बोलेंगे, तो हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड ए मैसोन बिल्डिंग वॉल्स फ्रॉम दिस वॉल्स ए रूम। देखो एक हमारे पास बड़ी सारी बिल्डिंग है और उसमें छोटे छोटे रूम है। तो जो ये बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग है, तो उसको हम क्या बोल, जो ये छोटे छोटे रूम है उनको हम क्या बोलेंगे, जो ये बड़ी सारी बिल्डिंग है उनका क्या होगा, ये बिल्डिंग ब्लॉक होगा। ब्लॉक मीन्स जो इसका बेस के जैसे काम करेगा। तो वैसे ही जो एटम होते हैं वो भी किसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है, मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। तो व्हाट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एंट हिल। तो जो एंट हिल होती है, जैसे जो चींटी बनाती है ना, तो वहां पे एक छोटे छोटे दाने से बनाती है। तो वहां पे जो स्मॉल ग्रेन होगा ना मिट्टी का, वही किसका काम करेगा, उसके लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करेगा। जैसे हमारे घर में होता है छोटी छोटी ईंटें हम रखते हैं, तो वो किसका काम करेंगे, बिल्डिंग ब्लॉक का काम करेंगे। हमारे घर में हमारे पास नीचे अनेक सारे कमरे होते हैं, ऊपर हम बनाते हैं, तो नीचे वाले कमरे ऊपर वाले कमरों के लिए, पूरे घर के लिए किसका काम करेंगे, बिल्डिंग ब्लॉक का काम करेंगे। वही सेम एग्जांपल यहाँ पे बताया गया। अब बताया गया कि कितने एटम्स हैं वो कितने बड़े होते हैं। तो एटम्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद। जितना हम सोच सकते हैं ना, जितना हमारी थिंकिंग जाएगी उससे तो वो कहीं ज्यादा छोटे होते हैं। एटम की जो रेडियस होती है वो नैनोमीटर्स में होती है। 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻⁹
मीटर के इक्वल होता है। तो ये वाली चीज यहाँ पे है कि उनका जो साइज होता है वो किस में होता है, नैनोमीटर में होता है। हाइड्रोजन का देखोगे तो 10⁻⁻⁹ है, वाटर का देखोगे तो ये है, हेमोग्लोबिन का ये है, लेकिन इनको याद करने की आपको कोई नीड नहीं है, बस एक बार देख लेना, बाकी इनको याद नहीं करना आपने। उसके बाद वी माइट थिंक दैट इफ एटम्स आर सो इनसिग्निफिकेंट इन साइज व्हाई शुड वी केयर अबाउट देम। तो बात भी सही है कि हमने देखा कि एटम्स का साइज इतना स्मॉल होता है तो हम इनके बारे में सोच भी क्यों रहे हैं। दिस इज बिकॉज अवर एंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम। अब देखो एटम्स के बारे में नहीं सोचेंगे तो वहां से जो हमें मैटर मिलेगा उसका कैसे पता चलेगा। अब हम एक बिल्डिंग में छोटे छोटे रूम के बारे में नहीं सोचेंगे तो वहां से हम बिल्डिंग खड़ा करने की कैसे सोच सकते हैं। तो इसीलिए हमें एटम्स को लेके तो चलना पड़ेगा। वी मे नॉट बी एबल टू सी देम, हम उन्हें देख नहीं सकते, बट दे आर देयर, वो है तो ना, उनकी प्रेजेंस तो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वट एवर वी डू, और जो भी हम करते हैं उसको अफेक्ट भी करते हैं। थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्निफाइड इमेजेस ऑफ सरफेस ऑफ एलिमेंट शोइंग एटम। अब तो हम है ना अलग अलग टेक्निक्स के द्वारा जो ऐसे एलिमेंट है, एलिमेंट्स की सरफेस पे हम देख भी सकते हैं कि एटम्स है वो किस टाइप से एग्जिस्ट होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल। अब एलिमेंट थे तो उनके सिंबल बताने वाला सबसे पहला साइंटिस्ट कौन था, डाल्टन था। व्हेन ही यूज्ड ए सिंबल फॉर एन एलिमेंट ही आल्सो मींट ए डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट, कि जब भी वो सिंबल बताता था ना तो वहां पे बोलता था कि जो एलिमेंट है वो क्या रहे होंगे, एक डेफिनेट क्वांटिटी में रहे होंगे। वन दैट इज वन एटम ऑफ एलिमेंट, दैट एलिमेंट, वो एक एटम जो एलिमेंट है ना उसके सिंबल के बारे में बात कर रहा था। कि उन्होंने क्या बोला कि जब उसने सिंबल दिए साथ ही उसने डेफिनेट क्वांटिटी के बारे में बात की, जो क्या था, एक किसी भी एलिमेंट का एक एटम। Berzelius suggested that the symbol of element can be made from one or two letters name of element। तो Berzelius ने ये सजेस्ट किया था कि जो सिंबल है ना वो एटम्स का जो उसमें क्या होना चाहिए, मेड फ्रॉम, वो एक या दो, जो हमारे जैसे हमारे पास हाइड्रोजन हो गया तो उसका जो एक अल्फाबेट है ना वो उसमें आना चाहिए था, उसका एक लेटर हो या दो लेटर हो वो उसमें सिंबल में आना चाहिए था। तो ये तो पहले वाले जो सिंबल है ना वो दिए गए कि हाइड्रोजन के लिए ऐसे करके ऐसे बनाना है, फोस्फोस के लिए ऐसे बनाना है, तो इनको देख लेना। बाकी ये वाली चीज आएगी नहीं कि किसके लिए कौन सा सिंबल दिया गया है। हाँ, जो अब मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट है, उनमें जितने मैक्स आप पढ़ पाओ उतना सिंबल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज जो एग्जाम में है ना अगर सिंबल कहीं पर लिख कर दे दिया और आपको नहीं पता चला कि ये वाला सिंबल किसका, तो फिर पजलिंग होगी। ये वाली चीजें थी पहले, जो डाल्टन ने जो सिंबल दिए थे ना वो थे। उसके बाद In the beginning, the name of element were derived from the name of the place where they found for the first time। तो पहले पहले नाम कैसे दिए गए, जिस प्लेस से वो मिल रहे थे उसके बेसिस पे दिए गए। फॉर एग्जाम्पल द नेम कॉपर वाज टेकन फ्रॉम साइप्रस, जो कॉपर है ना वो साइप्रस में मिला था, तो इसलिए इसके नाम के ऊपर इसका नाम क्या रख दिया, कॉपर। सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर, कुछ जो नेम थे वो स्पेसिफिक कलर से लिए गए थे, जैसे गोल्ड वाज टेकन फ्रॉम इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो। जो गोल्ड था ना वो किससे लिया गया, इंग्लिश जो वर्ड मीनिंग, येलो का मीन्स क्या होता है, पीला, और गोल्ड भी कैसा होता है, पीला, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, गोल्ड रख दिया गया। लेकिन अब क्या हो गया, इसके लिए IUPAC है उसने काम करना शुरू किया, और अब जो इनके डेफिनेट हैं वो एलिमेंट आने लगे, उनके नेम है एलिमेंट्स के वो आने लगे, साथ ही इनके सिंबल आने लगे। इसके फुल फॉर्म ध्यान रख सकते हो आप, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो उन्होंने अब इसके अप्रूव नेम करने वो शुरू कर दिए। मैनी ऑफ द सिंबल फर्स्ट और टू लेटर्स ऑफ द नेम एलिमेंट, तो एलिमेंट का जो पहला या दूसरा अक्षर होता है ना वहां से ही उसका सिंबल मिल रहा था। और आपने क्या ध्यान रखना है, जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा और जो सेकंड वाला लेटर है वो कैपिटल नहीं होगा, जो ये वाली चीज आपने ध्यान रखनी है। तो इन्होंने बोला क्या कि या तो एक लेटर लेके चलेगा या तो दो लेटर लेके चलेगा, जैसे हाइड्रोजन में एक लेके चलता है, बोरोन में एक लेके चलता है, उसके बाद नियोन है तो उसमें दो लेके चलता है, मैग्नीशियम में दो लेके चलता है, एल्यूमिनियम में दो लेके चलता है। तो यहाँ पे एक भी लेटर हो सकता है और दो भी हो सकते हैं, और हमेशा ही क्या रहेगा कि सेकेंड वाला छोटा रहेगा, स्मॉल लेटर रहेगा, और पहले वाला फर्स्ट वाला कैपिटल रहेगा। तो पहले वाला जो कैपिटल लेटर अपर केस में रहेगा और सेकंड स्मॉल लेटर लोअर केस में रहेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। हाइड्रोजन के लिए हम H लिखते हैं, एल्यूमिनियम के लिए हम AL लिखेंगे, ये वाला स्मॉल रहेगा, बड़े वाला नहीं रहेगा। कोबाल्ट के लिए पहला कैपिटल नीचे साथ वाला स्मॉल होगा, ऐसे दोनों कैपिटल नहीं होंगे। सिंबल ऑफ सम एलिमेंट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड लेटर अपीयरिंग लेटर इन द नेम। तो जैसे क्लोरीन के लिए दे दिया कि एक तो फर्स्ट तो आएगा ही आएगा, साथ में कोई भी एक ले लिया, जैसे इसमें बीच में से L लिया तो क्लोरीन के लिए हम Cl लिखते हैं। जिंक में बीच में से N ले लिया तो Zn लिखते हैं। उसके बाद
क्या बोला इन्होंने, सिंपल है कि कुछ तो क्या मिलेंगे, फर्स्ट लेटर से मिलेंगे, कुछ फर्स्ट टू लेटर से मिलेंगे, कुछ पहले वाला फर्स्ट वाला ले लिया और बीच में से कोई एक लेटर उठा लिया। उसके बाद अदर सिंबल हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ एलिमेंट इन लैटिन, जर्मन और ग्रीक। तो कुछ हैं जो लैटिन भाषा से ले लिए, जर्मन से ले लिए, ग्रीक से ले लिए। जैसे आयरन के लिए देखो, ना तो आई से बना, ना आर से बना, ना ओ आया, ना एन आया, तो क्या है, एफ ही है। तो ये किससे बना, इसके लैटिन नाम से बना, जो इसका लैटिन नाम क्या था, फेरम था। अब सोडियम के लिए ना एस है ना ओ है, वो एन ही है। तो ये किससे बना, नेट्रियम से। और जो पोटासियम वो किससे बना, केलियम से। तो यहाँ पे इन चीजों का भी कुछ नाम जो लैटिन भाषा से ले लिए, कुछ ग्रीक से ले लिए, कुछ फर्स्ट लेटर से ले लिए, कुछ फर्स्ट टू से ले लिए, कुछ एक फर्स्ट लिया और बीच वाला ले लिया। तो अलग अलग बेसिस पे फिर इनकी जो नेमिंग है वो दी गई। उसके बाद ये वाली टेबल दी गई है कुछ एलिमेंट्स के नाम की, ये वाली आप पढ़ लेना। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के लिए एल होगा, आर्गन के लिए आर होगा, बैरियम के लिए बी ए होगा। ये वाली चीज एक बार आप देख लेना। तो यहाँ पे डू नॉट बोदर टू मेमोराइज टू ऑल को मेमोराइज करने के लिए आपने बोदर नहीं होना है। जब आप इनका टाइम जैसे जाएगा और जैसे आप इसका यूज करोगे ना, तो ये आप पे अपने आप ही आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाएंगे। तो इनका आपको बोदर नहीं होना याद करने के लिए। उसके बाद एटॉमिक मास आता है। तो देखो एटॉमिक मास क्या है, द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट एंड दैट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज दैट वन एटॉमिक मास। तो जो मोस्ट अच्छा वाला, जो सबसे अच्छा वाला जो इसका कॉन्सेप्ट था ना, वो क्या था, इसका एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट था। अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैड ए कैरेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक मास। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि हर एलिमेंट का अपना कुछ ना कुछ मास होता है। द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सो वेल। तो इसी के बेस पे क्या डिफाइन किया गया, थ्योरी थी जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की। टू मेजर द एटॉमिक मास, तो इसके बेसिस पे एटॉमिक मास है वो मेजर करना शुरू किया गया। सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ इंडिविजुअल एटम, देखो हर एटम का हम मास करेंगे ना, मेजर करेंगे, तो वो एक डिफिकल्ट काम हो जाता है। तो इसीलिए इन्होंने क्या बोला, रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला, कि एक एटम का हमने फिक्स किया और उसके रिगार्डिंग से फिर हम सारे एटम्स का जो मास है ना वो निकालेंगे। तो ऐसा इन्होंने किया था। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वहां पे क्या है कि इट वाज ऑब्जर्व दैट 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखो कार्बन CO है, तो कार्बन का मास होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो जब ये देखा गया ना, पहले ये मास की टर्म में नहीं पता था, लेकिन सीधा ये पता था कि इनका जो रेशियो है ना, जैसे हम कट करेंगे तो 3 और 4, तो 3:4 में रहेगा। तो इनका जो मास है वो 3:4 में रहेगा। और जो कार्बन का रेशियो है, 4 ग्राम ऑक्सीजन है, जो कार्बन कंबाइन है विद 4/3 टाइम्स मास ऑफ ऑक्सीजन। जो कार्बन है वो कितने मास का जो रिएक्ट करेगी, वो 4/3 पार्ट है ना किसका, ऑक्सीजन मास का, उतना रिएक्ट करेगी। तो इसी के बेसिस पे हमें क्या बताया गया कि इसके बेसिस पे देखो, यही से ये बोला गया कि 3 ग्राम हमने कार्बन का लिया, कैसे, हमने इसका मास लिया, उसको कट किया, तो 4 ग्राम किसका है, ऑक्सीजन का। तो यही बोला गया कि जब कार्बन का मास है ना, कार्बन कितने कंबाइन, एक ऑक्सीजन का जो मास है उसके कितने टाइम्स रिएक्ट करेगी, 4/3 टाइम्स। तो यहाँ से 4/3 टाइम्स। उसके बाद इसी के लिए हमने क्या डिफाइन किया, एटॉमिक मास यूनिट है वो डिफाइन की, AMU डिफाइन किया गया। तो पहले ये था एटॉमिक मास यूनिट था, लेकिन बाद में बदल के इसके एटॉमिक काट के यूनिफाइड मास किया गया, किसके द्वारा, IUPAC के द्वारा। डाल्टन ने इसको एटॉमिक मास यूनिट बोला था, लेकिन जैसे ही IUPAC आया तो उसने क्या किया, इसको ए को हटा के यहाँ से यूनिफाइड मास कर दिया। तो वहां पे वो किसके इक्वल था, मास एज इक्वल टू दी मास ऑफ 1 कार्बन एटम। एक कार्बन एटम के मास के इक्वल था, लेकिन पहले वो किसके लिए किया गया था, ऑक्सीजन के लिए किया गया था। उसे क्या किया कि एटॉमिक मास है ना कार्बन का, वो 1 यूनिफाइड मास यूनिट रखा, और ऑक्सीजन का मास है जो 1.33 यूनिफाइड मास रखा। हाउएवर इट इज मोर कन्वीनियंट टू हैव दीज नंबर एज होल नंबर। तो इनको ऐसे याद नहीं रख सकते ना, तो अगर हम नियरली होल नंबर के नजदीक रखेंगे, तो इनको क्या किया, नजदीक वाले नंबर के साथ रखा गया। तो ऑक्सीजन है, इसका हमारा एटॉमिक नंबर होता है 8, और इसका जो मास है वो कितना होता है, 16 ग्राम। तो पहले क्या रखा गया, ऑक्सीजन को बेसिस बना के सारे एलिमेंट का मास निकाला गया। तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 16 ग्राम है ऑक्सीजन का, अगर हम एक एलिमेंट का मास निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1/16 ऑफ ऑक्सीजन मास। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। साइंटिस्ट ने पहले क्या लिया, 1/16 मास ऑफ एन एटम नेचुरली ऑक्सीजन एज द यूनिट। तो ये यूनिट के टाइप देखो, एक ऑक्सीजन जो पूरा हमारे पास मोलिक्यूल है उसका जो मास है वो कितना है, ऑक्सीजन एटम है उसका मास है 16 है।
अब वहां पे हमने एक यूनिट के जैसे काम करना है, तो जब हम 1 यूनिट के मास को निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। यही यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे 2 रीजंस के लिए ऑक्सीजन को चुना गया था, कि ऑक्सीजन को ही क्यों सिलेक्ट किया गया, ऑक्सीजन रिएक्टेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट एंड फॉर्म कंपाउंड। ऑक्सीजन है वो बहुत सारे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर जाती है। उसके बाद दिस एटॉमिक मास यूनिट गिव मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ एलिमेंट एज होल नंबर, और इसके बेसिस पे निकालेंगे तो बाकी जो एलिमेंट है उनका भी मास नंबर है वो होल नंबर के जैसे ही होगा। लेकिन उसके बाद इसको चेंज करके क्या किया गया, कार्बन के आइसोटोप है उसको प्रेफरेंस दी गई। In 1961, a accepted atomic mass unit carbon 12 isotope was chosen as the standard reference for the measuring of atomic mass। अब देखो ऑक्सीजन का मास था ना वो 116 था, तो 1/16 हमने वहां पे किया। अब कार्बन को स्टैंडर्ड माना गया तो कार्बन का मास कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और तो मास कितना हो जाएगा 12 ग्राम। तो अब हमने यूनिट के केस में बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1/12 ऑफ कार्बन एटम। तो यही यहाँ पे बताया गया कि 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल था, एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो यहाँ पे 1 कार्बन जो 12 एटम है ना उसके 1/12 के इक्वल था। ऑक्सीजन लिया तो 1/16 था क्योंकि ऑक्सीजन का मास 16 होता है। तो यहाँ पे छोटा सा एक एग्जांपल दिया गया कि मान लो एक फ्रूट सेलर है, उस पे कोई भी स्टैंडर्ड वेट नहीं है। ही टेक्स ए वाटरमेलन एंड सेज दिस हैज ए मास इक्वल टू 12 यूनिट्स। तो 12 यूनिट्स उसने बोल दिया कि इसका जो मास है वो 12 यूनिट से इक्वल है टोटल का। तो अब उसने क्या किया, 12 यूनिट्स के इक्वल इसका मास था तो उसके 12 हिस्से बनाए, 12 हिस्से बनाए। तो अगर हमें एक का मास निकालना है तो वो क्या हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। वही यहाँ पे चीज बताई गई है। ही मेक्स इक्वल 12 पीसेज ऑफ वाटरमेलन एंड फाइंड द मास ऑफ ईच फ्रूट इज सेलिंग रिलेटिव टू द मास ऑफ 1 पीस ऑफ वाटरमेलन। तो अब वो क्या कर रहा है कि इस एक एलिमेंट का जो इसका पार्ट है ना उसका मास इसके रिस्पेक्ट में निकालेगा तो क्या होगा 1/12 होगा। तो ऐसे इसने बताया एग्जांपल के कि जिसके भी रिगार्डिंग हमने किसी भी एक चीज को स्टैंडर्ड मान के उसके रिगार्डिंग है वो मास निकाल लेंगे हम। जैसे पहले हमने ऑक्सीजन का निकाला, फिर कार्बन का। वाटरमेलन को ये पता था कि ये 12 यूनिट के इक्वल है, तो अब हमें 1 यूनिट का निकालना है तो हम इसके 12 हिस्से हमने किए तो 1/12 के इक्वल आ जाएगा वो। तो ये यहाँ पे सेम चीज बताई गई है कि कार्बन के 12 के। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन का मास है 1, तो यहाँ पे देखो आपको 1 to 20 जो एलिमेंट है उनका जो मास है वो पता ही होना चाहिए। मोस्ट ऑफ केसेस में आप क्या करोगे उसका डबल करोगे ना तो ही हो जाएगा। जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, CnOs, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन हो गया। उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये वाली चीज आप देख लेना। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ का क्या होगा, देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 है तो मास कितना रहेगा 1। इसी केस में याद रखना हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मास हो जाएगा 4। लिथियम का 3 है तो 7 भी लिख सकते हो आप, 6 भी लिख सकते हो। बेरिलियम का यहाँ पे क्या होता है 8 होता है। बोरोन का 10 भी लिख सकते हो, 11 भी लिख सकते हो। अगर आपके पास न्यूमेरिकल है तो 10 से करोगे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन स्पेसिफिकली 11 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो मास 12 हो जाएगा, 7 है तो 14 हो जाएगा, 8 है तो 16 हो जाएगा। अब 9 है तो 18 होना था लेकिन इसका स्पेसिफिकली 19 भी माना जाता है। 18 लेके भी न्यूमेरिकल करोगे तो आपका गलत नहीं होगा। नियोन है 10 है तो 20 माना जाता है। तो 1 से जो 20 या 30 एलिमेंट जितने मैक्स आप पढ़ पाओ ना उनको तो आपने पढ़ना है। उसके बाद एटम है वो एग्जिस्ट कैसे होते हैं। एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ एलिमेंट नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो एलिमेंट है ना वो एटम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं हो पाते। एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल एंड आयंस। एटम्स है वो मॉलिक्यूल बनाते हैं या तो आयंस बनाते हैं। मॉलिक्यूल कैसे, जैसे हाइड्रोजन है इसके 2 एटम्स ने मिला के हमें H2 मॉलिक्यूल दे दिया। ऑक्सीजन है यहाँ पे O2 है बना के हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दे दिया, ऐसे करके। अब एटॉमिक मास यूनिट हम डिफाइन कर सकते हैं कि 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, वाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी दी एटम विद नेक्ड आइज। नेक्ड आइज के साथ हम क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि जो उसका साइज होता है वो नैनोमीटर्स में होता है, इतना स्मॉल होता है कि हम उसको नेक्ड आई के साथ नहीं देख सकते। उसके बाद मॉलिक्यूल क्या है, ए मॉलिक्यूल इज इन जनरल ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। तो जब हमारे पास देखो एक से ज्यादा जो एलिमेंट है वो आपस में कंबाइन एटम्स हैं, कंबाइन होके हमें क्या देते हैं, एक सब्सटेंस देते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं, जिनमें केमिकल बॉन्ड बने होते हैं। जैसे ऑक्सीजन है हमारे पास ऐसे है, हाइड्रोजन हमारे पास ऐसे है। तो क्या हो जाएगा, ए मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और ए कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो हमने क्या देखा कि एटम का एग्जिस्टेंस है वो इंडिपेंडेंट नहीं था, लेकिन मॉलिक्यूल है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट हो सकता है। जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, हमारे पास N2 हो गया, ये वाली चीजें इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट हो सकती हैं। लेकिन जो एटम है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कैन जॉइन टू टुगेदर फॉर्म मॉलिक्यूल। तो देखो एटम से हमें क्या मिलेगा, मॉलिक्यूल मिलेगा। एटम
हमें क्या देंगे, मिलके मॉलिक्यूल देंगे। अब वो सेम एलिमेंट सेम के भी हो सकते हैं, सेम एटम्स के भी हो सकते हैं, डिफरेंट एटम के भी हो सकते हैं। जैसे हमने H2 लिया, सेम का था, लेकिन CO में तो कार्बन के एटम होंगे और ऑक्सीजन के एटम होंगे, तो यहाँ पे ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। उसके बाद मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, तो एलिमेंट होंगे ना, उनके मॉलिक्यूल हम कैसे बताएंगे। द मोलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम। तो जो मोलिक्यूल है वो एलिमेंट का, वो अगर सेम टाइप के एटम से भी बन सकता है। जैसे देखो मोलिक्यूल बनेगा ना एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का मोलिक्यूल बनेगा तो वहां पे सेम टाइप ऑफ एटम होंगे। मोलिक्यूल ऑफ मैनी एलिमेंट्स सच एज आर्गन हो गया, जैसे आर्गन का मोलिक्यूल हम लेंगे तो इसमें जितने भी एटम्स होंगे सारे किसके होंगे, आर्गन के होंगे, सेम टाइप के होंगे। सेम टाइप के एटम मिलके ही क्या बनाएंगे, यहाँ पे एक एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, किसका, आर्गन का मिलाएंगे बनाएंगे। और जैसे ही हमारे पास हीलियम हो गया, वो भी एक काइंड के मिलेंगे। लेकिन जब इन ऐसा किसके केस में नहीं है, मोस्ट ऑफ नॉन मेटल के केस में नहीं है। उसके बाद देखो ऑक्सीजन है, वो क्या करेगा, दो एटम लिए होता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पे आर्गन का मॉलिक्यूल है, वो एक के जैसे मोनो एटोमिक एग्जिस्ट हो सकता है, लेकिन O2 है वो डाई एटोमिक एग्जिस्ट होगा। उसके बाद अगर देखो ओ के अगर दो एटम्स कंबाइन होते हैं तो O2 मिलता है, और तीन एटम्स कंबाइन होता है तो हमें ओजोन मिल जाता है। अगर यहाँ पे तीन कंबाइन होंगे तो हमें ओजोन मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ जो जितने भी एटम्स होंगे ना, जितने मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम होंगे, वो उसकी क्या होगी, एटोमिसिटी होगी। एटोमिसिटी कैसे, यहाँ पे हमने देखा कि आर्गन के केस में एक ही मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे इसकी एटोमिसिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऐसे ही हम एक एटम था तो इसकी एटोमिसिटी 1 है। ऑक्सीजन के केस में O2 है तो दो एटम है तो इसकी एटोमिसिटी 2 है। ओजोन के केस में O3 है, इसकी एटोमिसिटी 3 है। मेटल एंड सम अदर एलिमेंट्स सच एज कार्बन डू नॉट हैव सिंपल स्ट्रक्चर, और उनकी जो एटम्स होते, जो मेटल्स होती है ना, और भी एलिमेंट, जो इनकी जो स्ट्रक्चर है वो इतनी सिंपल नहीं हो पाती, तो उनमें क्या होता है, लार्ज और इनडेफिनेट नंबर होते हैं, वो एटम्स के होते हैं, जैसे हमारे ग्रेफाइट हो गया। अब नॉन मेटल के केस में देखो, यहाँ पे आर्गन सिंपल एग्जिस्ट होता है, एक एटम होता है तो मोनो एटोमिक। हीलियम है वो भी मोनो एटोमिक। ऑक्सीजन है O2 है तो डाई एटोमिक। हाइड्रोजन कैसे होता है, H2 के जैसे तो डाई एटोमिक। नाइट्रोजन कैसे होता है, N2 के जैसे तो डाई एटोमिक। क्लोरीन कैसे होता है, Cl2 के जैसे तो डाई एटोमिक। फोस्फोरस कैसे होता है, P4 के जैसे तो टेट्रा एटोमिक 4 है इसमें। सल्फर कैसे होता है, S8 के जैसे तो पॉली एटोमिक। उसके बाद मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, तो जो कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर टू डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब हमने सिंपल मॉलिक्यूल देख लिया, अब जो मॉलिक्यूल देखेंगे किसके, कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल देखेंगे। कैसे, यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल आया, उसके बाद हमारे पास एमोनिया का मॉलिक्यूल आया, उसके बाद हमारे पास CO2 का मॉलिक्यूल आया। तो यहाँ पे क्या है, अब इसमें रेशो बाई मास दिखाया गया। कैसे दिखाया रेशो बाई मास, हाइड्रोजन के लिए H और O हम लिखे तो हाइड्रोजन कितने, यहाँ पे 2 है, और एक का मास 1 होता तो यहाँ पे 2। ऑक्सीजन है 1 है, एक का मास कितना होता है 16, तो यहाँ पे कट करके क्या आ जाएगा, 1:8 आ जाएगा। ऐसे ही नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, और हाइड्रोजन का 1 होता है 3 है तो 14:3। अब कार्बन है, कार्बन का मास कितना 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, और 2 ऑक्सीजन है तो 32। तो अब इसको काटो, यहाँ से हम इसको काटेंगे तो 3:8 आ जाएगा, 4 पे काटेंगे तो यहाँ पे ये वाली मास यहाँ पे दिखाई गई है, इनकी जो प्रोपोर्शन बाई मास है, सिंपल। अब यहाँ पे क्या दिखाया गया, रेशियो बाई मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे एटॉमिक मास दिखाया गया और रेशियो बाई मास दिखाया गया कि सिंपल जो कितना इनका जो सिंपल रेशियो आएगा वो आएगा। तो इसमें पजल होने के बाद नहीं, हमें पता चल गया कि H2O है। यहाँ से मास बताया गया है हमें कि मास हमें बताया गया है कि H2O का जो मास है वो कितना रहेगा, 1:8 रहेगा, 1:8 रहेगा। अब हमारे पास फ्रैक्शन में हो नहीं सकता, 8 ऑक्सीजन का मास होता नहीं, हमें पता ऑक्सीजन का मास 16 है, तो हम 1:8 को किस में बदलेंगे, 16 में बदलने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 16 मास आया, यहाँ पे 2 आया। तो यहाँ पे हमें पता चला कि हाइड्रोजन के तो 2 मॉलिक्यूल होंगे और ऑक्सीजन का कितना होगा, 1 मॉलिक्यूल होगा, तो H2O ऐसे करके एग्जिस्ट होगा। यहाँ पे यही बताया गया कि मास का जो रेशियो है और साथ में जो एटॉमिक मास रहेगा इसका, तो यहाँ पे 1:8 हमें गिवन था।
1:8 हमें गिवन था, तो यहाँ पे इसका जो रेशियो बाई इसका मास कितना होता है 1 होता है, और इसका एटॉमिक मास भी 1 होता है, तो इसका आया इतना। ऑक्सीजन का रेशियो कितना गिवन है 8 गिवन है, और इसका टोटल मास कितना होता है 16। तो यही चीज बस बढ़ा चढ़ा के लिख के दी है, बाकी आप सिंपली निकाल पाओगे। यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1/2 आया, 1 और 1/2 आया है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1। तो यही चीज सिंपल बताई गई है बस। ये तो बच्चों के लिए है, जो 9th क्लास में होते हैं ना उनके लिए है। तो उसके बाद आयन क्या होगा, तो देखो आयन कैसे है, मेटल्स के लिए भी आयन हो सकता है और नॉन मेटल्स के लिए भी। हमें पता है कि मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, और जो मेटल्स नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। तो जैसे Na है हमारे पास, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 2 8 1 के जैसे एग्जिस्ट होता है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए ये क्या करता है, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये कैसे एग्जिस्ट होता है, डोनेशन के लिए पॉजिटिव चार्ज आता है, तो Na+, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, पॉजिटिव आयन मिल गया। लेकिन अगर नॉन मेटल का केस हम देखें, तो नॉन मेटल के केस में हमने क्लोरीन का एग्जाम्पल लिया, एटॉमिक नंबर 17 287। तो अब देखो इसके पास दो चॉइसेस हैं, या तो ये 7 डोनेट करे या तो एक ले, तो एक लेना ही आसान है ना। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सेप्ट करके अपना एक जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट करेगा। तो Cl नेगेटिव के जैसे एग्जिस्ट होगा, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव आयन। जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्टेंस के लिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, और डोनेशन के लिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। तो अगर एक्सेप्ट करेंगे तो पॉजिटिव आयन, एक्सेप्ट करेंगे तो नेगेटिव चार्ज लेके आएगा, नेगेटिव लेके आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव आयन हमें मिलेगा, और डोनेट करेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि डेफिशिएंसी हुई है, और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव आयन बन जाएगा। तो यही यहाँ पे बताया है कि कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेन चार्ज स्पीसीज, द चार्ज स्पीसीज आर नोन एज आयंस। इनको हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। एन आयन इज ए चार्ज पार्टिकल कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। वो नेगेटिवली भी हो सकता है, पॉजिटिवली भी हो सकता है। अगर नेगेटिव हुआ तो हम उसको एनायन बोल लेंगे, और पॉजिटिव हुआ तो हम उसको कैटायन बोल लेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल हमने लेके दिया है, सिंपल यही है ना, ये Na+ हो जाएगा, ये Cl नेगेटिव, ये मैंने बता दिया। यहाँ पे प्लस क्यों आया, यहाँ पे Cl नेगेटिव क्यों आया है, तो यहाँ पे इसीलिए इनको ही हम क्या बोलते हैं, सिंपल आयंस बोलते हैं। तो क्या है कि जो कंपाउंड जिन पे क्या हो, कुछ ना कुछ नेट चार्ज हो, उनको हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। और अगर हमारे पास मोर देन 1 एटम है तो उसको हम क्या बोल देंगे, पॉली एटॉमिक आयन बोल देंगे। तो जैसे यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, इसमें तो सिंपल रेशियो बाई मास वापस से लिख के दिखा दिया, तो आप देखना चाहो तो देख सकते हो, अदरवाइज नहीं। देखो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम, और इसमें क्या रही होगी, ऑक्सीजन रही होगी। तो कैल्शियम का मास कितना होता है 40, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। तो यहाँ पे ये 5:2 इसका हो जाएगा, 8 पे कट करेंगे, तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद मैग्नीशियम और सल्फर का बताया गया है, मैग्नीशियम और सल्फर। मैग्नीशियम का मास होता है 24, और सल्फर का होता है हमारे पास 32। तो ये 8 पे कटेगा, तो 8 3 जा और 4, तो 3:4। तो यही चीज बताई गई है। सोडियम का मास 23 और क्लोरीन का 35.5। तो ये तो सिंपल लिख के दिखाया है। उसके बाद है कि हम केमिकल फॉर्मूले कैसे लिखते हैं। तो देखिए ये वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ना, इसका आपको पता होना चाहिए, ये यहाँ से पूछा जा सकता है। बाकी सारी चीजें 9th क्लास में ऐसी होती हैं कि अगर एक बार आपने लेसन को अच्छे से रीड किया है ना, तो अगर आपको लर्न नहीं होंगी, तो अगर आपको कहीं पे सेम चीज दिखेगी ना, तो वो आपको समझ आ जाएगी। तो इसीलिए इनको कर लेना आपने एक बार। तो क्या है कि केमिकल फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, तो एक बार देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा, उसके बाद मैं आपको अपने वे से समझाऊंगी। द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एट इट्स वैलेंसी। तो इसके लिए आपको वैलेंसी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वैलेंसी अगर नहीं आती तो आप नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना कि valency can be used to find out how atoms of an element will combine with the atoms of element to form a chemical compound। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कैसे कंबाइन होगा वो किसके बेस पे हम बताएंगे, वैलेंसी के बेस पे। कैन बी द वैलेंसी ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थॉट एज एन हैंड्स और आर्म्स ऑफ एटम। जो वैलेंसी है ना, इसको हम इसके हाथ पैर मान सकते हैं। ह्यूमन बीइंग्स हैव 2 आर्म्स एंड 1 ऑक्टोपस हैज 8। आदमी होते हैं ना, ह्यूमन बीइंग होते हैं, इंसान होता है, उसके 2 बाजुएं होती हैं, और जो ऑक्टोपस की 8 होती हैं। इफ वन ऑक्टोपस हैज टू कैच होल्ड of a few people in such a manner that all 8 arms of octopus and both of humans are locked। देखो octopus है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 आर्म्स होती है। तो इन्होंने बोला ये ऑक्टोपस हो गया हमारे पास, और ह्यूमंस है उसकी 2 लेग्स 2 आर्म्स होती है। तो यहाँ पे हमने एक ह्यूमन फिर ह्यूमन, और इनसे भी एक ह्यूमन। तो ये बोला कि 8 की 8 जो आर्म्स है वो ऑक्टोपस की हो जाए ऑक्यूपाई, और 2 ह्यूमन की। तो कितने ह्यूमन चाहिए होंगे, एक ऑक्टोपस को 4 ह्यूमन चाहिए होंगे, यही यहाँ पे बताया हुआ है।
कि हाउ मैनी ह्यूमन डू यू थिंक द ऑक्टोपस कैन होल्ड, तो कितने कर सकता है 4। तो यहाँ पे हमें पता चला कि 4 कर सकता है, कि ऑक्टोपस को से दिखाएंगे तो 4 कर सकता है, ये हमने देख लिया कैसे। तो वैलेंसीज है वो सेम ऐसे ही होती हैं। तो देखो वैलेंसी आपको पता हो, तो यहाँ पे देखो 1 to जो 20 एलिमेंट है ना, इनकी तो आपको वैलेंसी है वो पता ही होनी चाहिए। तो उसकी जो वैलेंसी है उसका आपको कैसे पता लगाओगे, मैं बताती हूँ आपको। आपने देखना है कि जो भी लास्ट शेल होगी ना, जो भी लास्ट शेल होगी उसमें या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या तो 8 होने चाहिए। तो हमें कैसे भी करके वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लेके आने हैं या तो 8 लेके आने हैं। तो इसके लिए हम जो भी कर पाएंगे वो हम करेंगे और वही उसकी वैलेंसी होगी। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लिखूं यहाँ पे हीलियम, हीलियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 2, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी 2 ही होते हैं। तो यहाँ पे इस पे 2 पहले से ही है, तो हम इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे। तो इसकी जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी यहाँ पे मैं लिखूं तो 0 हो जाएगी। उसके बाद देखें हम, लिखा मैंने यहाँ पे लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, और इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसे होता है, 2 होता है पहले, उसके बाद 1 होता है, ऐसे होता है ये 2 8 8, ऐसे आपने इसको याद रखना है। तो 2 1 हो गया। अब यहाँ पे देखो इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है कि 2 लेके आने के लिए इसको या तो 1 एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और या तो कम्प्लीटली ही इसको हटाने के लिए यहाँ से अगर इसने +1 एक्सेप्ट किया तो ये 2 2 हो जाएगा, तो भी स्टेबिलिटी हम मान लेंगे। और यहाँ पे अगर 2 और यहाँ पे इसको हटा भी देगा तो भी हम स्टेबिलिटी मान लेंगे। तो यहाँ पे 2 और 8 होना चाहिए। तो हमने देख लिया कि इसकी जो वैलेंसी होगी क्या होगी, 1 होगी। उसके बाद हमारे पास हो गया, जैसे बोरोन हो गया, बोरोन का एटॉमिक नंबर हो गया 5, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 3 है। तो अब इस 3 में 8 तक जाने के लिए इसको 5 चाहिए होंगे, और इस 3 से 2 तक जाने के लिए इसको 3 देने पड़ेंगे। तो कौन सा काम आसान है, 3 देने या 5 लेना? तो 3 और 5 में से 3 देना ही आसान पड़ेगा। तो इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि ये 3 है वो दे देगा, 5 क्यों ही ना लेगा ये। तो ये 3 दे देगा, तो इसकी वैलेंसी ये 3 हो जाएगी। उसके बाद जैसे मैं आपको ऑक्सीजन के लिए लिख के दिखाऊं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो इसके लिए हो जाएगा 2 और 6। अब यहाँ पे 6 है, इसके पास 2 चांसेस हैं कि या तो ये 2 तक आएगा तो इसको 6 देने पड़ेंगे, और ये 8 तक जाएगा तो इसको 2 लेने पड़ेंगे। तो 6 देने और 2 लेने में से कौन सा काम आसान है, 2 लेना ही आसान है। तो ये 2 लेके O2 नेगेटिव के जैसे एग्जिस्ट होता है, तो इसकी वैलेंसी क्या होती है, -k2 होती है। तो ऐसे आपने इनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए, तो ही आप निकाल पाओगे। बाकी यहाँ पे दिए हुए हैं कुछ, उनकी बता देती हूँ मैं। जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर होता है, तो 2 8 और 1। अब 8 तक जाने के लिए ये क्या करेगा, इस 1 को डोनेट करेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या है, 1 है, तो Na+ के जैसे ये एग्जिस्ट होता है। उसके बाद पोटासियम, पोटासियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, तो 19, तो 2 8 और 9। अब ये 8 तक जाने के लिए 1 दे देगा, तो K+ के एग्जिस्ट होता है, और इसकी वैलेंसी भी 1 होती है। हाइड्रोजन की +-1 दोनों हो सकती है। क्लोरीन है, जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो 2 8 7। तो ये 8 तक जाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो Cl नेगेटिव के जैसे एग्जिस्ट होगा, इसकी वैलेंसी क्या है, 1 है। उसके बाद इनकी जो वैलेंसीज है वो भी आप देख सकते हो, जैसे कार्बोनेट की -2 है, सल्फाइड की -2 है, सल्फेट की -2 है, और फॉस्फेट की -3 है। तो ये कुछ मेन जो वैलेंसीज है इनका आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये वाला हम पढ़ के आ चुके। उसके बाद देखो, द रूल स्टेट दैट यू हैव द फॉलोइंग राइट केमिकल, तो ये वाली चीजें आपको पता होना चाहिए। जो वैलेंसीज होती हैं और चार्ज ऑन द आयन मस्ट बैलेंस, जो वैलेंसी है और चार्ज है वो बैलेंस होना चाहिए। व्हेन ए कंपाउंड कंसिस्ट ए मेटल और नॉन मेटल, द नेम ऑफ द सिंबल ऑफ मेटल इज रिटन फर्स्ट। तो अगर एक कंपाउंड है हमारे पास, उसमें एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, तो पहले हम किसका नाम लिखेंगे, मेटल का नाम लिखेंगे। तो ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए कि पहले हम मेटल लिखेंगे। जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड हो गया, तो यहाँ पे एक ये वाली हमारे पास मेटल है, ये नॉन मेटल है, तो हमने पहले किसका नाम लिखा, सोडियम का, तो सोडियम क्लोराइड हम इसको बोलते हैं। ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, तो इनमें से जो ऑक्सीजन, क्लोरीन और सल्फर वो नॉन मेटल है, तो इनका जो नाम है वो पीछे लिखा जाएगा। उसके बाद इन द कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम पॉलीएटॉमिक आयन द एनक्लोज्ड इन द ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द रेशियो। तो अगर हमारे पास पॉलीएटॉमिक आयन है ना, तो उसको रेशियो से मल्टीप्लाई करने से पहले आपको ब्रैकेट लगानी है। ये वाली चीज आपने ध्यान रखनी है। जैसे हमारे पास क्या बताऊं मैं आपको, हाँ, PbNO3 हमने देखा था कि PbNO3 की ट्वाइस है, तो यहाँ पे रेशियो लगाने से पहले ये वाली जो ब्रैकेट है ना, ये लगानी जरूरी है, ये इन्होंने बोला है। अब यहाँ पे फॉर्मूले कुछ लिख के दिए गए हैं, मैं जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ। ये देखो, हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो हाइड्रोजन और क्लोराइड, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसको क्या चाहिए, या तो ये 1 दे दे या तो 1 ले ले, तो इसकी वैलेंसी 1 है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो 2 8 7। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, एक
ले लेगा, क्योंकि 7 देना और 1 लेने में से 1 लेना ही आसान है, तो 1 लेगा तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। तो यहाँ पे हमने क्या करना, उसके बाद इनकी ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, तो H की 1 के साथ 1 और Cl की 1 के साथ 1, तो ये हमारे पास क्या हो गया, HCl। ये फॉर्मूला हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड का। उसके बाद नेक्स्ट देखो हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन के लिए H और सल्फाइड के लिए S। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, हमने पहले वाले एग्जांपल में देखा। S क्या है, सल्फर है, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो 2 8 और 6। अब ये क्या करेगा, या तो ये 6 के 6 दे दे, या तो ये 2 ले ले, तो 2 लेना ही आसान रहेगा, 8 हो जाएगा इसके पास। तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो होगी 2 माइनस के 2 होती है, लेकिन यहाँ पे आपने प्लस माइनस नहीं लिखना, तो इसके साथ मल्टीप्लाई, तो H2 और S, तो इसका बन जाएगा H2S। उसके बाद नेक्स्ट है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम और यहाँ पे ऑक्साइड में क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगी, तो हमने ऑक्सीजन लिख लिया। अब एल्यूमिनियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13, तो 2 8 और 3, तो यहाँ पे आया 3। उसके बाद हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है तो इसके पास क्या है, एटॉमिक नंबर 8 है, तो 2 और 6, और इसकी वैलेंसी माइनस के 2, माइनस प्लस लिखने की आवश्यकता भी नहीं है आपको, तो ये हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा, Al2O3। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा Al2O3 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड। तो पहले कैल्शियम लिखा हमने, उसके बाद ऑक्साइड लिखा। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 20 होता है, तो 2 8 8 और फिर 2 ही बचेगा, तो इसकी वैलेंसी 2 है। और उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2 और 6, तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी, तो Ca2 और O2। अब यहाँ पे क्या होगा, Ca2 O2 है, तो ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, CaO। तो CaO हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। बस ये यहाँ पे था, बाकी आप इसको पढ़ लेना। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, ये वाला बच गया। देखो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो आपने कार्बन टेट्रा का कुछ नहीं सोचना, एक कार्बन है एक क्लोराइड है, तो कार्बन है हमारे पास, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, तो 2 और 4। अब ये देखो यहाँ से 2 तक जाएगा तो भी इसको 4 चाहिए होंगे, 4 देने पड़ेंगे, और 8 तक जाएगा तो भी इसको 4 लेने पड़ेंगे, तो इसकी वजह से कितनी 4। क्लोरीन है, हमने देख लिया, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, तो 2 8 7, इसकी वैलेंसी क्या होगी 1, तो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ, तो CCl4 हो जाएगा, CCl4 हो जाएगा। तो ऐसे आपने इनको रटना नहीं है, इनको तो आप 1 मिनट में निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम और क्लोराइड, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, तो 2 8 2, इसकी वैलेंसी कितनी है 2। और क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 17, तो 2 8 7, तो इसकी वैलेंसी 1 आई, तो ये ऐसे मल्टीप्लाई हुई, तो MgCl2। तो इसका जो फॉर्मूला रहा MgCl2। तो ये वाली सारी चीजें बताइए, आप देख लेना, ये मैंने वैसे ही आपको निकालनी सिखा दी है। तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमें दिया गया सोडियम नाइट्रेट का, तो सोडियम और नाइट्रेट होता है NO3। NO3 की वैलेंसी होती है -1। इनका कुछ वैलेंसीज आपको पता होनी चाहिए जो फिक्स होती है, तो ये हो जाएगा NeNO3। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम होता है CaOH होता है, OH नेगेटिव के जैसे होता है, तो इसकी वैलेंसी 1 है। कैल्शियम की 2 हमने देख ली, तो इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ, तो Ca। और यहाँ पे यही बोला था कि अगर मोर देन 1 एटम होंगे ना, तो उसको हमने ब्रैकेट में लिखना, तो CaOH ट्वाइस ऐसे करके ये लिखा हुआ है। उसके बाद ये सोडियम कार्बोनेट आ गया, तो सेम चीज इसमें भी आएगी, सोडियम के लिए 1 और कार्बोनेट के लिए 2, तो मल्टीप्लाई की, तो Na2CO3। एमोनियम के लिए NH4 होता है, सल्फेट के लिए SO4 होता है। NH4 की वैलेंसी 1 है, सल्फेट की -2, तो NH4 SO4 हो जाएगा। ऐसे आपने इसको करना था, बाकी इसमें कोई इतना कुछ है नहीं। एक बार मैं इनकी बना के दिखा देती हूँ आपको जल्दी जल्दी। सोडियम ऑक्साइड है, तो सोडियम और यहाँ पे ऑक्साइड, तो सोडियम की वैलेंसी 1 हो गई, 11 एटॉमिक नंबर 2 8 1, तो 1 हो गई, और ऑक्सीजन की 2 हम कितनी बार देख चुके, तो ये हो जाएगा Na2O, किसका, सोडियम ऑक्साइड का। उसके बाद क्या है, सेकंड है एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम और क्लोराइड, क्लोराइड की वैलेंसी 1 और एल्यूमिनियम है एटॉमिक नंबर 13, तो 2 8 3 3, तो ये क्या हो जाएगा Al और Cl3, तो ये हो जाएगा किसका, इसका। उसके बाद है सोडियम सल्फाइड, सोडियम है और सल्फाइड है। सल्फर की वैलेंसी हम देख चुके पहले एग्जांपल में, 16 एटॉमिक नंबर होता है, तो 2 8 6 2 हो जाएगी, और इसकी 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके साथ, तो Na2S हो जाएगा। उसके बाद है पोटासियम या मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, OH की 1 है, तो ये हो जाएगा इसके साथ, तो MgOH ट्वाइस, ये हमने बता दिया। उसके बाद क्या है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड टू फॉलोइंग फॉर्मूले, तो यहाँ पे देख लेंगे हम, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास,
नाम बताने सिंपल। एल्यूमिनियम है और सल्फेट है तो एल्यूमिनियम सल्फेट हो जाएगा। कैल्शियम है, क्लोरीन है तो आइड लगा देंगे, नेगेटिव आयन है, कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। ये पोटासियम सल्फेट हो जाएगा, ये पोटासियम नाइट्रेट हो जाएगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो केमिकल फॉर्मूला से हम क्या समझते हैं, केमिकल फॉर्मूला वही है जहाँ पे हमारे एटम्स होंगे वो भी बैलेंस होंगे, उनकी जो वैलेंसीज है वो भी बैलेंस होंगे और चार्ज है वो भी बैलेंस होगा, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला। अब हमसे पूछा कि यहाँ पे कितने एटम प्रेजेंट है, तो H2S में 2 और 1 कितने एटम प्रेजेंट है, 3, और PO4 3 नेगेटिव में चार्ज नहीं लेना हमने, एटम लेने, तो 1 यहाँ से 4 यहाँ से 5 एटम प्रेजेंट है, तो हम ये भी बता देंगे। उसके बाद है कॉन्सेप्ट है मोलिकुलर कॉन्सेप्ट है, मोलिकुलर मास हम कैसे निकालेंगे। तो देखो मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं हम, हमने एटॉमिक मास पढ़ा है एटम का, तो मोलिक्यूल का मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एटम्स के मास को ऐड कर देंगे, एटम्स के मास को ऐड करेंगे तो हमारे पास मोलिक्यूल्स का मास है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो द मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस, जितने भी एटम होंगे उनके एटॉमिक मासेस का सम करेंगे तो हमारे पास मोलिकुलर मास आ जाएगा। इट इज देयरफॉर द रिलेटिव मास ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट, तो इसीलिए हम इसका जो रिलेटिव मास है ना मॉलिक्यूल का वो भी किसके टर्म में दिखाएंगे, एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में दिखाएंगे। कुछ नहीं है, सिंपल एटम्स का ऐड करना है। हाइड्रोजन है, इसका मास है 1 और 2 है तो 2 हो जाएगा, और 60 ऑक्सीजन है, इसका मास होता है 16, तो 2 + 16, तो H2O का मास कितना हो जाएगा, 18 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये यहाँ पे सिंपल दिखाया, जितने दिए गए ना उनका ऐड करो, सिंपल। HNO3 बताना है हमें। हाइड्रोजन का मास है 1 और नाइट्रोजन का कितना है 7 एटॉमिक नंबर है तो 14, और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 3 है, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 48 हो जाएगा। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये 63 हो जाएगा, तो ऐसे करके हमारा ये 63 हो गया। उसके बाद है फॉर्मूला मास यूनिट। अब जितने फॉर्मूला में एटम मिलेंगे, एटॉमिक मास मिले, एटम्स मिलेंगे, उनका मास जोड़ देंगे, वो बन जाएगा फॉर्मूला यूनिट मास। तो फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम इन ए फॉर्मूला यूनिट। जो भी फॉर्मूला यूनिट हमें दिया गया उनमें सारे एटम्स के मास को जोड़ देंगे तो हमें फॉर्मूला यूनिट मास मिल जाएगा। तो ये किसमें सेम, जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला है ना वैसे ही इनको निकालेंगे। तो यहाँ पे बस क्या डिफरेंस है कि फॉर्मूला यूनिट मास है ना वो उन सब्सटेंस के लिए जिनमें आयंस होते हैं, जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड हो गया, तो सोडियम का मास कितना 23 और क्लोरीन का कितना 35.5, तो इसको जोड़ देंगे। अब यहाँ से कैल्शियम का निकालना, तो कैल्शियम का मास कितना होगा 40 और एक क्लोरीन का 35.5 होता, तो 2 हो जाएंगे, तो 2 × 35.5 और इनको जोड़ेंगे तो 111 एटॉमिक मास यूनिट ये आ जाएगा। यहाँ पे इनके मोलिकुलर मास निकालें तो मैं मान सकती हूँ कि आप निकाल दोगे। कैसे निकालोगे, देखो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 का 2, ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 ऑक्सीजन है तो 32, Cl2 है, एक ऑक्सीजन का, एक क्लोरीन का 35.5 तो 2 क्लोरीन हो जाएंगे तो 71। उसके बाद CO2 का, कार्बन का मास कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 है तो ये 32, तो ये हो जाएगा 44। सारे मास ऐसे निकालने, आप इजिली निकाल सकते हो मेरे ख्याल में। उसके बाद देखो ये फॉर्मूला यूनिट मास सेम ऐसे ही निकालने हैं, Na2 है जैसे, तो यहाँ पे एक सोडियम का मास 23 तो 2 है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई, और यहाँ पे ऑक्सीजन का मास 16 तो इसको ऐड कर देना, जो हमारा ये मास है वो आ जाएगा Na2O का। ऐसे ही आप K2CO3 का निकाल सकते हो, सारे बस मास को जोड़ना है जितने भी आइटम्स के मास है। उसके बाद देखो मोल कॉन्सेप्ट है, ये वाला टॉपिक 9th में तो बेसिक आता है, बाकी जो ये वाला टॉपिक है ना ये 11th में आता है शायद, हाँ 11th में आता है ना, वो वहां से क्वेश्चन आते हैं पूरा मोल कॉन्सेप्ट से। ये इतना आसान होता है, बस आपने एक 2-3 चीजें है ना उनका ख्याल रखना है, क्या कि ये वाली चीज आपने याद रखनी है कि 1 मोल है वो किसके इक्वल होता है, किसी भी जो भी हम मोलिक्यूल लेंगे ना या एटम लेंगे उसके मोलर मास के इक्वल होता है। और मोलर मास यही चीज किसके इक्वल होती है, एवोगैड्रो नंबर 6.022 10⁻23। इस चीज को अपने दिमाग में इतना बैठा लो कि 1 मोल होता है वो उसके मोलर मास के इक्वल होता है, और उसमें कितने एटम्स होते हैं 6.00022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स होते हैं, ये 2 है। तो ये वाली चीज अपने दिमाग में बिठा लो, बाकी कोई भी क्वेश्चन होगा आप इजिली कर पाओगे। तो ये वाली रिएक्शन हमें दी गई है, तो इसमें हमें क्या पता चला कि 2 मोल हमें हाइड्रोजन के लेने पड़े, 1 मोल हमें ऑक्सीजन का लेना पड़ा, उनने कंबाइन होके हमें क्या दिया है, वाटर दिया है। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अगर मास की टर्म में देखें तो यहाँ पे देखो 2 मास, एक हाइड्रोजन का 1 मास होता है, तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे टोटल 4 हाइड्रोजन, तो 4 मास हो गया। इसका कितना मास हो गया 16 और 16 32 हो गया। ओवरऑल मास हमें कितना मिला 36 मिला। तो 4 ग्राम जो मास है हाइड्रोजन का और उसके बाद 32 ग्राम ऑक्सीजन का, उसने हमें कितना दिया 36 ग्राम है वाटर का दिया। ये वाली चीज भी हम यहाँ से बता सकते हैं।
यहाँ पे तो सिंपल ये लिखा गया है। उसके बाद क्या था, क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस कान बी कैरेक्टराइज्ड बाय मास और मास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर से भी बता सकते हैं, मास के भी बता सकते हैं। तो हम एक, अगर हमारे पास सिंपल एक बैलेंस रिएक्शन है तो वहां से हम देख के बता सकते हैं कि कितने मॉलिक्यूल या कितने नंबर ऑफ एटम वहां पे टेक पार्ट करेंगे। इट इज मोर कन्वीनियंट टू रेफर द क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर एटम रेदर देन मास। तो ये वाला क्या कहा गया है कि मास की बजाय एटम्स के टर्म में हम लिखते हैं तो वो ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, तो इसी के लिए यहाँ पे मोल बताया गया है। मास को रेगुलेट करके और नंबर्स को प्रेफर करने के लिए क्या आया हमारे पास, मोल कॉन्सेप्ट। तो बस इसका आपने ध्यान रखना है क्या कि इतने एटम्स होते हैं वन मोल में, और किसके इक्वल होता है, वो उसके मोलर मास के इक्वल होता है। बाकी इन चीजों को बेशक से छोड़ दो, इस चीज को आपने याद रखना है। क्या, वन मोल किसके इक्वल होता है, मोलर मास के। जो भी हम एटम लेंगे उसके मोलर मास के। उसके बाद कितने एटम्स होंगे उसमें, 6.022 10 की पावर 23 एटम्स होंगे। इसको ऐसे याद कर लो। अगर वॉल्यूम की टर्म में आए तो यही चीज किसके इक्वल होगी, 22.4 लीटर। आपका अभी इतना है नहीं इसमें, तो इसमें पजल मत होना, फिलहाल के लिए आप इतनी चीजों को ध्यान रखो। उसके बेसिस पे जितने भी सम आएंगे वो हम यहाँ पे करेंगे। क्या है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वन मोल। यही चीज है ना, वन मोल में कितने पार्टिकल होंगे, 6.022 10 की पावर 23। इसको हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। तो इस चीज में आपने पजल नहीं होना है, ठीक है। द मास ऑफ वन मोल ग्राम्स। तो यहाँ पे देखो ये वाली चीज कुछ ऐसा इसमें खास है नहीं, बस आप पढ़ लेना। सिंपल ओवरऑल कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया है। फिर भी एक बार देखो, थोड़ा सा देख लेते हैं। वन the atomic mass of element gives the mass of one atom of that element in atomic mass unit। जो एटॉमिक मास होगा ना, वो तो एक एक एलिमेंट का, एक एक एलिमेंट का निकालेंगे तो वो क्या देगा, एटॉमिक मास यूनिट देगा। मोलिकुलर मास, मोलर मास क्या होता है कि जो मोलर मास है उसको हम किस में लिखेंगे, यहाँ पे यही बताने की कोशिश की गई है। मोलर मास को हम ग्राम में लिखेंगे, और अगर हमें एटम मास निकालना है तो उसको यू से लिखेंगे। बस यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि वहां पे देखो, अगर यहाँ पे यूनिफाइड एटॉमिक मास दिया गया तो इसका मतलब हम वहां पे क्या मानेंगे कि वहां पे एक ही एटम है। और वहां पे अगर इसी चीज को हमको 1 ग्राम में दे दिया तो हम क्या मानेंगे वहां पे कि वहां पे एक एटम नहीं है, वहां पे कितने एटम है, 1 ग्राम है, 6.022 10 की पावर 23 के इक्वल है, तो इसके इक्वल है। देखो यहाँ पे समझाते हुए क्या बोला इन्होंने, सिंपल। अगर हमारे पास मास यूनिट है वो यू है, यूनिफाइड मास यूनिट है, तो वहां से हम मानेंगे कि उसका एक ही एटम है। अगर मैं हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेके चलूं, और अगर वही मास हमारे को गिवन है कि 1 ग्राम है, 1 ग्राम है, तो हम क्या मानेंगे यहाँ पे कितने एटम है इसके, 6.022 10 की पावर 23। क्योंकि वन ही का क्या होता है, मोलर मास होता है। और मोलर मास किसके इक्वल होता है, ये हम चीज देख के आए, 6.022 10 की पावर 23 के इक्वल होता है। बस यही चीज इसमें बताई गई है। ये देखो यहाँ पे क्या है, अगर 18U दिया गया हमें तो हम मानेंगे कि यहाँ पे एक ही मोलिक्यूल का है वोटर का। अगर 18 ग्राम हमें दिया गया तो हम मानेंगे, ये मोलर मास दिया गया है तो 1 मोल है, 1 मोल है तो वो किसके इक्वल होगा, 6.022 10 की पावर 23 मोलिक्यूल ऑफ वाटर। तो इस चीज को बस आपने ध्यान रखना है कि 1 मोल इसके इक्वल होता है। उसके बाद जो मोल है वो कहाँ से आया है, विलम ओस्टवाल्ड ने निकाला है, किससे, लैटिन वर्ड मोल्स मीनिंग है हीप और पाइल। उसका मीनिंग क्या होता है, पाइल। ए सब्सटेंस में कंसीडर्ड ए हीप ऑफ एटम। उसको हम जैसे एटम्स की ढेरी मान सकते हैं। दो यूनिट वाज एक्सेप्टेड इन 1967 टू प्रोवाइड अ सिंपल वे रिपोर्टिंग ए लार्ज नंबर द मैसिव हीप ऑफ एटम। तो बहुत सारे एटम्स को कंबाइन करके स्मॉल यूनिट में दिखाने के लिए। अब देखो यहाँ पे 1 लाख एटम हो गए, तो हम उनको नहीं बता सकते, तो उनको छोटा करने के लिए हमारे पास क्या आया, मोल कॉन्सेप्ट आया कि इतने एटम, 1 मोल है हमारा, इतने एटम्स के इक्वल होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आया, हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट आया है। बाकी जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो आपके इससे हो जाएंगे जैसे मैंने बताया है। जैसे मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, देखो नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। अब यहाँ पे देखो गिवन मास कितना है, 52 ग्राम है, और मोलर मास हमारे पास हीलियम गिवन है ना, तो मोलर मास हीलियम का कितना होता है, हमारे पास 2 ग्राम होता है। 2 एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन हीलियम, और मास कितना होता है हमारे पास 4 ग्राम। 4, तो यहाँ पे हमारे पास कितने मोल आए, 13। तो हमारे पास फर्स्ट वाला जो आंसर है वो सोल्व हो गया कि इसका जो आंसर आएगा कितना, 13 आएगा। उसके बाद हमें बताना है कि इतने नंबर में कितने ऑफ ऐसी एटम, तो इतने एटम्स में कितने मोल होंगे। हमें पता है कि 6.022 है 10 की पावर 23, वो किसके इक्वल होता है, 1 मोल के इक्वल होता है ना।
अगर यहाँ पे यूनिटी मेथड हम लगाएं तो वहां पे 1 किसके इक्वल होगा, 1/6.022 10 की पावर 23 के। हमें बताना किसका है, 12.044 और 10 की पावर 23 का। तो ये वाली चीज है वो वहां पे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी 12.0। जब इसको काटोगे तो 23 से 23 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पे 2 दिया गया है। यहाँ पे तो बस जो 9th क्लास के बच्चे हैं ना उनको समझाने के लिए ये वाली चीजें दी गई है कि कैसे आप इसको निकाल सकते हो। बाकी देखो मैंने इजीली आपको निकाल के दिखाया भी है कि कैसे आप निकाल सकते हो उसको। बस इतना ध्यान रखना, 1 मोल मोलर मास और 6.022 10 की पावर 23, ये सारी चीजें एक ही होती है। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे जितने क्वेश्चन है मैं जल्दी जल्दी आपको निकाल के दिखाऊंगी, अदरवाइज आपको ये ना लगे कि वैसे ही बोल दिया मैंने। मास बताना है हमें। हमें पता है मोल्स का इक्वल क्या का फॉर्मूला है, गिवन मास बाई मोलर मास। तो यहाँ पे देखो कितने मोल दिए गए हैं, 0.5 मोल्स दिए गए। गिवन मास हमें निकालना है। अब यहाँ से मोलर मास देखो N2 है, N2 है, एक नाइट्रोजन है, उसका एटॉमिक मास होता है 14 और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो टोटल मास कितना हो जाएगा 28। तो 28, तो यहाँ पे गिवन मास कितना आया 28 मल्टीप्लाई में 0.5 तो कितना आ जाएगा 14 ग्राम। बस यही आपने करना था। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 0.5 मोल ऑफ एन एटम। अब यहाँ पे क्या दिया गया, एन एटम दिया गया है, N2 नहीं दिया गया है। अब यहाँ पे 0.5 तो है लेकिन एन एटम है तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 14 से। यहाँ पे N2 था इसलिए जो टोटल मास 28 था 14 से हुई तो 7 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद थर्ड क्या है, इतने नंबर ऑफ एटम्स किसके हैं, एन एटम्स के हैं। हमें गिवन मास बताना है ना, हाँ तो यहीं से इसको मिलाते हैं। क्या गिवन है, इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं उसका कितना मास रहा होगा। तो देखो यहाँ से हमें पता है कि 6.022 है, 10 की पावर 23 है, वो मोलर मास के इक्वल रहा होगा। और नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है 14 ग्राम। 14 ग्राम है, इतने एटम्स हैं वो 14 ग्राम के इक्वल हैं। तो यहाँ से हमें अगर हमें एक निकालना पड़ा तो वो किसके इक्वल होगा 14, 6.022 10 की पावर 23। लेकिन हमें बताना किसका है, 3.022 का बताना है और 10 की पावर 23। तो यहाँ से देखो ये वाली चीज तो है कैंसिल हो गई, यहाँ से 23 से 23 और ये वाली चीज 2 पे कैंसिल हो जाएगी तो 2 7 जा। तो इतने आइटम्स में कितना मास रहा होगा, 7 ग्राम रहा होगा। तो ऐसे करके आप इसको निकाल सकते हो। जो थर्ड का ऑप्शन हमारे पास 7 ग्राम आया है तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हो इजिली। उसके बाद हमें फोर्थ में क्या बताया, इतने नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स। तो N2 मॉलिक्यूल्स हैं, हमें पता है कि इतना जो इसके किसके इक्वल होगा, देखो 6.022 ही गिवन है तो ये किसके इक्वल होता है, मोलर मास के इक्वल होता है। तो बस आपको N2 का मोलर मास पता होना चाहिए कितना होता है 28 ग्राम। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 28 ग्राम के इक्वल हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताने हैं। पार्टिकल्स बताने हैं कितने होंगे, यहाँ पे 46 हमें ग्राम दिया गया है मास का और हम मोल्स निकाल लेंगे। हमें पार्टिकल्स बताने हैं ना, तो एक मोल में कितने एटम होते हैं हम अभी पढ़ के आए हैं 6.022 10 की पावर 23। अब हम यहाँ से मोल निकाल लेंगे। मोल क्या होता है, गिवन मास कितना गिवन है 46 और सोडियम का मोलर मास कितना होता है 23। तो ये 2 पे कैंसिल होगा तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी। एक मोल में इतने एटम्स होते हैं, पार्टिकल होते हैं, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, इसकी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो बस यही यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पे देखो सिंपल यही किया कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी। बस आपको लगाना आने से ये चीजें को, बाकी कोई इतना इसमें कुछ खास होता नहीं है। उसके बाद क्या है 8 ग्राम ऑफ O2 मोलिक्यूल्स। अब हमें पता है 8 ग्राम ऑफ O2 मोलिक्यूल, तो हमें मोल निकालनी है पहले, तो क्योंकि उसके बाद इससे मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो मोल निकालो, कैसे निकालोगे, गिवन मास है 8 और O2 है, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम, 2 है तो 32। तो यहाँ से मोल कितने आए 1/4, वो 1/4 है और इससे हमें 1/4 की मल्टीप्लाई करनी है तो कैंसिल कर देंगे इसको, हो जाएगा 4 1 जा 4 0.5 1.5 अप्रोक्स कुछ आएगा तो देख लेंगे। तो फिर यही है 1.5 1 10 की पावर 23। तो यही चीज सेम आएगी। तो इसको आप यहाँ से भी देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ लास्ट वाला क्या है 0.1 मोल है कार्बन एटम का। मोल पहले से ही गिवन है, तो अगर हमें मोल गिवन है तो वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.022 10 की पावर 23 से। तो यहाँ से 0.1 है तो एक पावर कम हो जाएगी 10 की पावर 22 हो जाएगा। बस देखो कि क्या था इसमें, कुछ भी तो नहीं था। उसके बाद क्या, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट 12 ग्राम। अगर 1 मोल है वो 12 ग्राम के इक्वल है तो एक एटम, व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम का मास हमें बताना है। तो देखो 1 मोल है ये किसके इक्वल होता है 6.022 10 की पावर 23
3 एटम्स है, इनका मास कितना है 12 ग्राम है, लेकिन हमें तो एक का बताना है ना, तो एक का क्या आएगा 12 बाई ये वाली जो चीज है नीचे आ जाएगी। उसके बाद क्या है कि किसका नंबर ऑफ आइटम्स है वो ज्यादा होंगे, तो ये वाला क्वेश्चन आप निकाल के देख लेना, अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हो, मैं बता दूंगी कैसे निकालना है, वो मैं बता देती हूँ। क्या है 100 ग्राम मोल्स निकालने हैं, ए नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स में क्या होगा, जितने ज्यादा मोल्स होंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। अब मोल्स निकाल, पहले हमें मोल्स निकालना आना चाहिए। मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन एटम देखो 100 ग्राम डिवाइड बाई, यहाँ पे सोडियम का मास कितना होता है 23। उसके बाद मोल्स किसका है, आयरन का है, आयरन के 100 ग्राम, और यहाँ पे आयरन का मास कितना होता है 56। तो अब यहाँ पे आप लगाओगे तो देखो मोल किसके ज्यादा होंगे, मोल होंगे हमारे पास सोडियम के ज्यादा होंगे। और ये देखो मल्टीप्लाई अगर मोल से हम एटम में बदलेंगे ना, वो तो दोनों में बदलेंगे, तो 6.0222 10 की पावर 23 की मल्टीप्लाई तो इससे भी होगी, इससे भी होगी, लेकिन जिसके जितने ज्यादा मोल होंगे उतने ही एटम होंगे। तो मोल किसके ज्यादा, सोडियम के, तो एटम के भी किसके ज्यादा होंगे, सोडियम के। तो बस यही था। इसके साथ जो हमारी सेकंड थर्ड यूनिट है वो भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे फोर्थ यूनिट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।